ऑफ हेलोएल्केन्स। इसमें दो प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी। पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे कि जो स्मॉलर हेलोएल्केन्स होंगे वो गैसियस स्टेट में रहते हैं। जैसे जैसे हम मोलर मास बढ़ाते हैं उस तरीके से उसके स्टेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर ये छोटा हेलोएल्केन है CH3Cl है और ये एक कंटेनर में रखा हुआ है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, तो यहाँ पर इसका साइज छोटा है, मोलर मास इसका कम है, तो इनके बीच वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। बिकॉज हम जानते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसके साइज पे डिपेंड करता है। यहाँ पर साइज छोटा है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसका स्टेट अभी गैसियस स्टेट में होगा बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स उनके बीच वीक है। जैसे ही हमने C6H13Cl ये मॉलिक्यूल ले लिया, C6H13Cl ये मॉलिक्यूल लिया, इनके बीच वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब इसके स्टेट में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब ये लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। वैसे ही अगर हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कराते हैं अगर किसी भी हेलोएल्केन के, तो वहाँ पर आप देखेंगे मोलर मास इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है और इसकी वजह से उनके स्टेट में भी फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्मॉलर वन आर इन गैसियस स्टेट, as number of carbon increases their state increases and it changes from gaseous to solid state। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होगी कि जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो उसके स्टेट चेंज होंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। देखिए, हमारे पास ये हेलोएल्केन है, हमने क्या किया, ब्रांच कर दिया। ठीक है, हमने ब्रांच कर दिया, ये हेलोएल्केन है, हमने इसकी ब्रांचिंग कर दी इस तरीके से, फिर और ब्रांचिंग कर दी इसमें। जब हम ब्रांचिंग करते हैं मॉलिक्यूल की तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कमी आती है। ऐसा इसलिए होता है कि ब्रांचिंग करने से उसके शेप में चेंज होना शुरू होगा, उसका शेप स्फेरिकल होना शुरू हो जाता है और स्फीयर का एरिया कम होता है, और जब एरिया कम होगा तो वैन डर वाल फोर्सेस घटना शुरू कर देंगे। और हम जानते हैं कि वैन डर वाल फोर्स जब कम होंगे तो स्टेट चेंज होता है। ठीक है, और वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल के बीच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होगा तो उसे बॉयल करना आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गई इसकी पहली बात। थर्ड इज, जो हेलोएल्केन्स होते हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमारे पास अज्यूम करते हैं CH3Cl है, ये हमारे पास ये है, और CH3CH3 ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है और ये हमारे पास हेलोएल्केन है। आप देखेंगे कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी हाई होती है इससे। हेलोएल्केन की बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से, कॉम्पेरेबल मोलर मास के नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से आप इसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू मोर देखेंगे। इसका रीज़न ये है कि ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसमें डाइपोल मोमेंट हाई होता है, तो पोलैरिटी की वजह से इसमें बॉइलिंग पॉइंट इसकी हाई हो जाती है। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आपको समझना होगा कि दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, कम होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए, सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होंगी कि जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है CH3F है, हमने वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराया। वाटर एक पोलर कंपाउंड है, यहाँ पर ये भी एक पोलर कंपाउंड है। जैसे इनके बीच हमने इस हेलोएल्केन को, मिथाइल फ्लोराइड को वाटर में
डाला, तो इससे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड सेटअप होगा, वाटर से उसका कनेक्शन होगा। वाटर से जब जुड़ता है वो, तो वहां से निकलती है हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है, अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी इसके लैटिस एंथैल्पी को ब्रेक कर दे, लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम कर दे, तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल आसानी से डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। तो ज़रूरी है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई हो। अगर कोई भी मॉलिक्यूल वाटर से जुड़ता है तो वहाँ पर एनर्जी जो निकलती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, और ये हाइड्रेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए उस मॉलिक्यूल के लैटिस एंथैल्पी से। तो लैटिस एंथैल्पी से हाई होगी तो इस मॉलिक्यूल को आसानी से वो डिसॉल्व कर सकता है। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न है सॉल्युबिलिटी कम होने का रीज़न क्या है? वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं ये खुद अपने 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं। देखिए, देखिए वाटर मॉलिक्यूल खुद अपने 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ऐसे जुड़े होते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हमने CH3F को यहाँ इंट्रोड्यूस करा और देखते हैं क्या होता है। जैसे CH3F को इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर पानी में डालेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ ये वाटर कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है। मान लो हमने हीट प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड करने के बाद ये वाटर के साथ कनेक्ट हो जाता है, इसके बीच की बॉन्डिंग टूट जाती है और फिर जाके वो इस हेलो एल्केन के साथ जुड़ता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फॉर्म हो रही है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा है, बट इसमें इसका स्ट्रेंथ वीक होता है देन वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वाटर और वाटर के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हेलो एल्केन और वाटर के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ कम होता है। इस वजह से यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी हाई नहीं निकलती है और ये कम सॉल्युबल होता है। हेलो एल्केन वाटर में कम सॉल्युबल होता है। ठीक है, यही रीज़न है इसके स्पेरिंगली सॉल्युबल होने का। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हो गई। नेक्स्ट इज, अगर हम कार्बन के नंबर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी और घटती जाएगी। जैसे हमारे पास CH3F है, ये सॉल्युबल होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल ही सही। नंबर ऑफ कार्बन हम इंक्रीज करा देते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी और घट जाएगी। सॉल्युबिलिटी घटने का क्या रीज़न है? इसके हाइड्रोफोबिक पार्ट होने का रीज़न, हाइड्रोफोबिक पार्ट ही इसके सॉल्युबिलिटी कम होने का रीज़न है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी घटेगी, बिकॉज हाइड्रोफोबिक पार्ट उसमें इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। आइए बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी में आपको 3 रिएक्शंस याद रखने हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल। आइए हम बारी बारी से चलते हैं। पहले हम छोटे वाले से शुरुआत करते हैं, रिएक्शन विद मेटल से। देखिए, रिएक्शन विद मेटल में क्या होता है? सी वर्ड, रिएक्शन विद मेटल। ये छोटा है, पहले इसे हम देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे हमारे पास मेटल है यहाँ पर Mg,
स्पेशली Mg से रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर ड्राई ईथर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई ईथर लेने से ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कंपाउंड है जिसका यूज़ काफ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखते हैं, अगर हमने, अब हम इसके रिएक्शन को देखते हैं। अगर हमने इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CH3MgBr को वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या होता है, इस CH3 के साथ इस वाटर का एक H कनेक्ट हो जाता है। CH3 के साथ इस वाटर का एक H कनेक्ट हो जाता है और ये बन जाता है आपका CH4। बाकी MgBr को देखें, जैसे Mg है, ये Br है, अब इसका एक H इसके साथ चला गया है, HOH, वाटर था ये, H इसके साथ चला गया, OH किसके साथ चला जाएगा, MgBr के साथ, तो MgBr के साथ यहाँ OH कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हमने इसका वाटर के साथ ना रिएक्ट करके अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिया, जैसे NH3 से रिएक्शन करा दिया, देखिए इसमें क्या होता है, इसका एक H इसके साथ चला जाएगा कार्बन के साथ और ये बन जाता है CH4। आप देख रहे हैं MgBr है, MgBr के साथ इसका NH2 चला जाएगा। ठीक है, NH3 का एक H इस कार्बन के पास चला गया और MgBr के साथ बाकी NH2 चले जाते हैं। अगर हमने इसका रिएक्शन अल्कोहल से करा दिया CH3OH, तो देखिए इस अल्कोहल का H CH3 के साथ चला गया तो CH4 बन गया और बाकी CH3O ये इस MgBr के साथ चला जाता है, तो हम लिखेंगे MgBrOCH3। तो ये है आपका रिएक्शन विद मेटल जिसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हैं। वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से, अमोनिया से और अल्कोहल से किस तरीके से रिएक्ट करता है आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका एक सेकंड पार्ट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हो गया, अब इसमें एक और रिएक्शन है, इसे भी देख लेते हैं। वुड्स रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल का एक और पार्ट है वुड्स रिएक्शन। देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या है, CH3Br है, हमने सोडियम से रिएक्शन करा दिया ड्राई ईथर लेकर। होता क्या है कि ये दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, CH3Br, CH3Br, इन्होंने रिएक्शन कर दिया सोडियम के साथ दो मॉलिक्यूल लेकर, तो Br और Na अलग हो गए और ये CH3 आपस में जुड़ के CH3 और NaBr का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाले हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हुआ हमारा रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। रिएक्शन ऑफ मेटल में दो रिएक्शंस हमने देखे, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन का जिसमें वो वाटर के साथ, अमोनिया के साथ और अल्कोहल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है, और दूसरा है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एक और देख लेते हैं, जैसे कि CH3CH2Br, अगर हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया यहाँ पर, ये देखिए इसे बैलेंस करना ज़रूरी है। तो हमने रिएक्शन करा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर दो कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, अब ये 4 हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर एक था तो ये 2 हो गए थे, तो CH3CH2CH2 CH3 और NaBr अलग हो जाते हैं। तो ये हमारा वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, आइए समझते हैं आगे।
केमिकल प्रॉपर्टीज के सेकंड रिएक्शन को देखते हैं। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, हमें इसके फॉर्मेट को समझना होगा। सपोज हमारे पास ये Br है, ये H है, हमने यहाँ पर एल्कोहलिक KOH के साथ इस हेलोएल्केन का रिएक्शन करा दिया है। इस रिएक्शन का नाम होता है बीटा एलिमिनेशन या फिर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? डी का मतलब हटना, हाइड्रो और हेलोजन का हटना, हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूव होना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लेना ज़रूरी है। इस एल्कोहलिक KOH को हम कहते हैं बेस। ये बेस क्या करता है, जिस पोजीशन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे इस पोजीशन पे यहाँ पर इस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, इससे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके बगल वाले को हम बीटा कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन कहने का क्या यहाँ पर मतलब है ये देखते हैं। जैसे ये बेस है, बेस इस वाले पोजीशन से, बीटा वाले पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है और ये Br खुद ब खुद यहाँ से रिमूव हो जाता है स्ट्रेन की वजह से, और फिर इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फॉर्मेट, ये हुआ इसका मैकेनिज्म। एल्कोहलिक KOH जो कि बेस है, उसके प्रेजेंस में हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन यहाँ से हट जाता है और बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है CH3CH2CH2Cl। हमने एल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन कराया। एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करने पर देखिए यहाँ से Cl हटेगा, इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसके बगल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन हटेगा और बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाता है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन बनता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में यही है, समझना होगा आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है CH3C CH3H CH2 Br CH3। यहां पर हमने एल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन करा दिया। ये बेस है। अब देखिए Br के साथ जो कार्बन है इसे अल्फा कहते हैं, इसके बगल में जो है कार्बन उसे बीटा कहेंगे। बगल में दो कार्बन बीटा है, एक ये है एक ये। तो एल्कोहलिक KOH बीटा वाले पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है और यहाँ से ब्रोमीन खुद ब खुद रिमूव हो जाता है। देखिए यहाँ से अगर आप रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को और ये Br निकलने के बाद डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आने वाला है। तो ये है CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, नाउ अगर हम इस पोजीशन से इस हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और यहाँ से Br को रिमूव करते हैं तो बीच में डबल बॉन्ड, दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर। बट विच वन इज मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, इसे समझने के लिए आपको सेटजेफ रूल समझना होगा। देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़ देते हैं, यहां से हटा देते हैं। देखते हैं क्या होता है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़ के उनके बगल में जो कार्बन है उनमें हाइड्रोजन गिनते हैं। यहाँ पर 3 है, इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इट मीन्स यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए इस डबल बॉन्ड को छोड़ देते हैं, इस डबल बॉन्ड के बगल में हम हाइड्रोजन देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। हम दूसरे वाले कार्बन पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ जो कनेक्टेड कार्बन है उसके हाइड्रोजन को देखते हैं। जैसे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ ये डायरेक्ट कनेक्टेड, ये भी है, ये भी है और ये भी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कम होंगे उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है।
तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दिस मॉलिक्यूल इज अ मेजर मॉलिक्यूल, मेजर प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं सैटजेफ प्रोडक्ट। ठीक है। नाउ यहां पर एक छोटी सी और बात आपको समझनी होगी, एल्कोहलिक KOH है क्या। जैसे मान लो हमारे पास CH3CH2OH ये अल्कोहल है और KOH के साथ रिएक्शन करा दिया इसका, एल्कोहलिक KOH। तो ये एल्कोहलिक KOH जब ये रिएक्ट करता है तो ये CH3CH2O- ये एक बेस का फॉर्मेशन करता है और ये बेस प्रोटॉन रिमूव करता है बीटा वाले पोजीशन से। अगर हम इस बेस की जगह पे एक बल्की बेस ले लेते हैं, यहाँ पर आपने एल्कोहलिक KOH के बदले कोई दूसरा बेस रख लिया, जैसे CH3CH3CH3O-। अगर हमने बल्की बेस यहाँ पर रखा हुआ है तो बल्की बेस क्या करता है, इस वाले प्रोडक्ट को माइनर प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट हो जाता है और इस केस में ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। इसे कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है ना, साइंटिस्ट के नेम है ये। दिस वन बिकम माइनर और दिस वन बिकम मेजर। ये तब होगा जब आपको बल्की बेस लेना होगा, एक भारी सा बेस लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन का प्रोसेस। नाउ अब हम बात करेंगे इस सब्स्टिट्यूशन वाले रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दो तरीके से होंगे, एक SN1 एक SN2। ये है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होता है बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, इसमें फर्क समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। जैसे हमारे पास ये CH3Br है, हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है और यहां से इस Br को हटा देता है और खुद उसकी जगह पे जाकर जुड़ जाता है और Br यहां से रिमूव हो जाता है। ये रिएक्शन कहलाता है न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। ये दो तरीके से हम देखेंगे, एक तो यूनिमॉलिक्यूलर SN1 के थ्रू और एक SN2 के थ्रू। ठीक है, पहले SN1 टू स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट पॉइंट इसमें याद रखेंगे, ये टू स्टेप रिएक्शन कहलाता है, दो स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट इज कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है इसमें। देखिए क्या होता है, सपोज करते हैं हमारे पास CH3 CH2 Cl ये है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर CH3 ले लेते हैं। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहां पर आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना जरूरी है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आपके वाटर आ सकते हैं, अल्कोहल आ सकता है। पोलर का मतलब पोलराइज्ड हो
और प्रोटिक मतलब उसमें एक हाइड्रोजन ज़रूर हो, ठीक है। तो वाटर आप देख रहे हैं, वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है और इसमें हाइड्रोजन भी है, अल्कोहल भी है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में आप देखेंगे पहले ये कार्बोकैटायन बनेगा। सेकंड स्टेप में देखिए अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। देखिए ये हमारे पास कंपाउंड इस तरीके से है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे। तो वेदर इट अटैक फ्रॉम बैक साइड और फ्रॉम फ्रंट साइड, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तो ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, और अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करता है तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। आप देख रहे हैं बैक साइड से जब अटैक हुआ इस तरीके से, हम इसे हम कहेंगे इन्वर्जन, इन्वर्जन, और इसे हम कहेंगे रिटेंशन। जब बैक साइड से अटैक होता है उसे हम कहते हैं इन्वर्जन, और जब फ्रंट साइड से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिटेंशन, ठीक है। ये दोनों ही 1:1 में प्रोड्यूस होते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट 50-50% प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 2 स्टेप रिएक्शन SN1। ओके, इसमें सेकंड पॉइंट आपको याद रखना होगा, इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। देखिए इसका रीज़न क्या है, जो यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, RDS, इसी पर रेट उसका डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट इज, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा रिएक्टिविटी जो होती है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये कुछ ऐसी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो हमारे पास कार्बोकैटायन भी 3 डिग्री का ही बनेगा। अगर ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो कार्बोकैटायन भी 1 डिग्री का ही फॉर्म होगा SN1 में, ठीक है। तो SN1 में आप देख रहे हैं कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है, और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है देन 1 डिग्री, तो इसलिए 3 डिग्री वाला जो एल्काइल हैलाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। इसका रीज़न ये है। जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें आप देख रहे हैं इन्वर्जन भी हो रहा था, रिटेंशन भी हो रहा था, और ये दोनों प्रोसेस 50-50% प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा, और इस तरीके से हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा, इन दोनों के मिक्सचर को हम कहेंगे रेज़मिक मिक्सचर, रेज़मिक मिक्सचर, ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा का पूरा SN1। ओके, तो SN1 में हमारे पास 2 स्टेप याद रखना होगा। आइए बात करते हैं SN2 की। सब्स्टिट्यूशन के 2 अलग अलग मेथड हैं, रिएक्ट करने के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग रिएक्शन हैं ये। देखिए अब बात करेंगे SN2 सेकेंड। ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है, ये फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें याद रखनी होगी, ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है। देखिए 1 स्टेप रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, जैसे कि CH3
और ये Br है। न्यूक्लियोफाइल आता है, इस कार्बन पे अटैक करता है और इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन हैं। न्यूक्लियोफाइल जुड़ने की कोशिश कर रहा है इस कार्बन के साथ और एट द सेम टाइम Br यहाँ से रिमूव होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेप कहलाता है ट्रांजिशन स्टेप। ये बीच का स्टेप होता है, इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे। इस इंटरमीडिएट स्टेप के बाद ये Br निकल जाता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। तो एक ही स्टेप में ये पूरा हो जाता है। ठीक है, पहले न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है, इंटरमीडिएट बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल वहाँ जुड़ जाता है, Br वहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप कह सकते हैं कि ओनली इन्वर्जन का प्रोसेस होता है, टेक्स प्लेस। सिर्फ इन्वर्जन होता है, बैक साइड से अटैक होता है। थर्ड पॉइंट इज, यहां पर रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, उसमें आपको याद रखना होगा कि 3 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा 1 डिग्री रिएक्टिव होता है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, इसको समझते हैं। ये हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के हेलोएल्केन है। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे आना यहाँ आसान होगा, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन हिंडर्ड नहीं है, ये पार्ट कंजस्टेड नहीं है, आसानी से यहाँ पर अटैक हो सकता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 2 बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर CH3 एल्काइल पार्ट यहाँ पर कनेक्टेड हैं इस कार्बन के साथ। न्यूक्लियोफाइल को अगर यहाँ आना हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर अटैच हैं, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ठीक है, मुश्किल होगी। इसलिए 1 डिग्री में ये आसानी से रिएक्ट कर जाता है। तो SN2 वाले प्रोसेस के लिए आपको याद रखना होगा 1 डिग्री वाला जो एल्काइल हैलाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है, ओके। और इसमें जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पर आपके पास 2 टर्म पे डिपेंड कर रहा है ये रेट, इसलिए इसे हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना, ओके।